हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस करा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है जी। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बच्चे की क्वायरी आई थी कि मैम प्लीज आप केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स मुझे दे दीजिए, उसके लेक्चर्स अपलोड कर दीजिए। उस बच्चे की 3-4 बार क्वायरी आ गई है, तो मैं आज केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, तो आज हम उसी का देखेंगे टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है जी। कोई भी अगर केमिकल हम लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, उनमें जब बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसका एक टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको शॉर्ट में BVT भी बोला जाता है। ठीक है जी। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले आती है लुईस डॉट थ्योरी। ठीक है जी। आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्योरी लुईस ने दी थी। सबसे पहले वो थ्योरी दी थी लुईस ने, वो थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि जो लुईस थ्योरी है वो हमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बताती, ना ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। इसीलिए वो थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें क्या पता चलता है? कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, उससे हमें उसकी शेप का पता चलता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें शेप के बारे में बताती है, बट ये भी आगे जाके फेल हो जाएगी। इसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, जैसे कि वेस्पर थ्योरी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि उस बच्चे ने मेरे से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में ही पूछा था, तो इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे दे रही हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताती है, एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का, उसकी शेप क्या है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, जो कि लुईस थ्योरी ने नहीं बताया था। ठीक है जी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में ही हम बात करेंगे। आगे जब वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही होगा क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो कि दो ऑर्बिटल्स की या फिर कोई भी दो जो हमारे जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। बॉन्ड्स के बारे में भी मैंने किसी ना किसी लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और जो भी करनी है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आपको जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओ आपको प्रिपरेशन कर रखी हो और रिवीजन के लिए बहुत इजी रहे। ठीक है जी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर CSIR जैम का पेपर दे रहे हो, JEE मेंस का पेपर दे रहे हो, कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। ये BSc का भी में भी आती है, 12th में भी आती है। अगर आप हायर MSc लेवल पे जाते हो तब भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये आप जरूर अच्छे से समझना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि डिस्क्राइब करती है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, साथ के साथ ही मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ठीक है जी। ये अब कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? ये बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो उससे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो BVT थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने की? BVT थ्योरी दी पॉलिंग एंड स्लेटर ने दी। ठीक है जी। आगे जाके इन BVT थ्योरी को और भी डिस्क्राइब करा 2-3 साइंटिस्ट ने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमें यही पता होना चाहिए कि BVT थ्योरी हमें किसने दी। पॉलिंग और स्लेटर ने हमें BVT थ्योरी दी। ये है साइंटिस्ट के नेम।
ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो बीवीटी थ्योरी है ये सारी की सारी ओवरलैपिंग पे ही चलेगी। आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, एस ऑर्बिटल में कैसे होती है, पी ऑर्बिटल में कैसे होती है, एसपी ऑर्बिटल में कैसे होती है। ये सारा कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आप एक एक पॉइंट करके नोट करते जाइए। हम सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है एटम शुड कम वेरी क्लोज। इसमें क्या है, जब बीवीटी थ्योरी हम पढ़ते हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जो एटम्स होते हैं वो वेरी क्लोज होने चाहिए, तभी तो जाके बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एटम्स शुड कम वेरी क्लोज। फोर्थ पॉइंट है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट ओवरलैप। मतलब इसका क्या है, देखिए जब भी हम कोई भी ऑर्बिटल्स लेते हैं, ये हमने ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीवीटी थ्योरी में क्या बोला गया है कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स, हम बोल सकते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम एक और लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। ये अब फुली फिल्ड है तो ये ओवरलैप ही नहीं करेगा। तो इसकी ये कंडीशन है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। अब स्पिन देखो इनकी, इसके ऊपर है इसके नीचे है, मतलब ये क्या है क्लॉकवाइज, एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या है प्लस में, एक है माइनस में। तो इसका मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे उसकी स्पिन अपोजिट ही होनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन में है, सेम स्पिन मतलब अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी, या दोनों प्लस या दोनों माइनस में है, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। ये इसकी फोर्थ कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया व्हेन ओवरलैपिंग अकर, जब ओवर तभी बॉन्ड बनेगा जबकि ओवरलैपिंग होएगी, ठीक है। ओवरलैपिंग के बिना बॉन्ड नहीं बन पाएगा। सो फिफ्थ पॉइंट है ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। जो ओवरलैपिंग है वो लेस देन 50% होनी चाहिए। क्यों, ये एक मेन क्वेश्चन बनता है वीवीटी थ्योरी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। साथ के साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान से समझना। इफ ओवरलैपिंग इज मोर देन 50%, अगर मान लो ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा हो रही है, ठीक है जी, देन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज कोलैप्स्ड, और हम बोल सकते हैं क्लोज विद द अनदर वन। अब मान लो ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा हो गई, मतलब 50% से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के बहुत ज्यादा पास होएगा। जब दूसरे के बहुत ज्यादा पास होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एंड रिपल्शन विल बी स्टार्ट, तब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी देन बॉन्ड विल नॉट बी स्टेबल, तो बॉन्ड स्टेबल रहेगा ही नहीं। सो ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। बॉन्ड को स्टेबल बनाने के लिए हमें ओवरलैपिंग 50% से कम रखनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट है हमारा ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, ठीक है जी। तो अगला पॉइंट है हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग ही डिसाइड करती है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है नहीं स्ट्रॉन्ग, वो सारे के सारी ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो देखिए ओवरलैपिंग जब ज्यादा होएगी, मतलब 50% से तो कम ही रखनी है, मतलब ओवरलैपिंग जब ज्यादा होएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होएगी। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड की एनर्जी भी ज्यादा होएगी। जब बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होएगी तो बॉन्ड लेंथ कम होएगी। अब आप पूछोगे कि मैम बॉन्ड लेंथ कम क्यों होएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा भी तो हो सकती है। जी देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं होएगी, क्योंकि देखो जब ओवरलैपिंग ज्यादा होएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी तो मतलब क्या हो गया, एक एटम दूसरे एटम के बहुत क्लोज रहेगा। जब दो एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ तब बहुत ज्यादा कम होएगी जब स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होएगी। अगर ये दोनों ज्यादा होंगी तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होएगी, बहुत ही ज्यादा कम होएगी, ठीक है जी।
आगे आता है 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। अब ओवरलैपिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जब ओवरलैपिंग होएगी तब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होएगी, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब जो ओवरलैपिंग है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है जी। सबसे पहली है एक्सियल ओवरलैपिंग और सेकंड है साइड वाइज ओवरलैपिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में, साइड वाइज ओवरलैपिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्सियल मतलब एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे लेना है, मतलब हेड टू हेड। आगे मैं इसकी एग्जांपल शो करूंगी, उससे आपको बहुत इजी से समझ आएगा, ठीक है। तो इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा बॉन्ड। और पैरेलल ओवरलैपिंग हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग को, जो कि ऐसी होती है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या फिर हम इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ, या बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा फास्ट पढ़ाना सही लग रहा है तो ओके, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके भी सुन सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है जी। तो पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग में हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। इससे पहले हम ये देखते हैं, थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। अब ये देखिए कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल एक वेव की फॉर्म में होता है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में ही वेव की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक वेव बनाई, यहाँ पे ऊपर वाली वेव में साइन प्लस आता है और नीचे वाली वेव में साइन माइनस में आता है। तो जो ओवरलैपिंग होएगी ऑर्बिटल्स में वो सेम साइन में होएगी। ये नहीं है कि प्लस वाला माइनस से ओवरलैपिंग कर रहा है या माइनस वाला प्लस से ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग हमेशा सेम साइन में होएगी, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये है डंबल शेप। डंबल, ये आपको शेप्स के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ कि जो एस ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब राउंड में शेप में लेते हैं एस ऑर्बिटल्स। और जो पी ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो डंबल में होती है। डी ऑर्बिटल्स की शेप अलग होती है, उसकी 5 शेप्स होती हैं। अगर आपको शेप्स के बारे में नहीं पता तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ हम पी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, डंबल शेप होती है। जैसे हम जिम में जाते हैं वहां पे भी डंबल उठाते हैं, तो वो भी इसी शेप में होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है डंबल शेप। तो यहाँ पे देखिए हमने पी लिया एक्स, पी लिया एक्स, मतलब पी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, ठीक है। तो इसकी डंबल शेप आ गई ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग सेम साइन में हो रही है, ये नहीं है यहाँ पे हम माइनस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। तो सेम साइन में ही ओवरलैपिंग होएगी। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कराई हमने, यहाँ पे देखो पी एक्स, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए भी ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी सेम साइन हो गया, यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होनी थी, ठीक है। तो यही समझाने के लिए मैंने दोनों एग्जाम्पल ली हैं। हम यहाँ पे प्लस साइन भी ले सकते हैं और माइनस साइन भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पी को हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया तो ये वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। मान लो ये हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, क्या ये दोनों ओवरलैप करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट अकर बिकॉज ओरिएंटेशन इज नॉट सेम। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेम साइन में ओवरलैपिंग हो जाएगी, बट यहाँ पे देखो अगर P को हम y एक्सिस पे लेते हैं, अगर हम P ऑर्बिटल को x एक्सिस पे लेते हैं, दोनों की ओरिएंटेशन तो डिफरेंट होगी। जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग के लिए हमें ओरिएंटेशन भी सेम चाहिए होगी। अगर यहाँ पे P y होता, ठीक है, तो अगर ये भी इस तरह होता तो इसमें क्या हो जाता, और ओवरलैपिंग हो जाती।
इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होएगी क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन सेम नहीं है। यहाँ पे P y एक्सिस पे है और यहाँ पे P x एक्सिस पे है। ठीक है, होप सो आपको इस ओवरलैपिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप लेक्चर को दोबारा सुनिए, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है जी, एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग के बारे में कल पढ़ेंगे, जिसको कि हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो आज एक्सियल ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड को हम पढ़ेंगे कि एस ऑर्बिटल में कैसे बनेगा, पी में कैसे बनेगा, ये सारा कुछ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है जी, ओवरलैपिंग भी हमें पता है कि सेम साइन होगा तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाएगी, वरना ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एस ऑर्बिटल ले लिया स्फेरिकल में और एक एस ऑर्बिटल और ले लिया। जब हम इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, एस एस ओवरलैपिंग। जब एस एस ओवरलैपिंग होगी तो इसमें क्या फॉर्म होएगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक्सियल ओवरलैपिंग में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वाई एस एंड एस ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग देन ऑलवेज गिव सिग्मा बॉन्ड वाई। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो रट्टा लगाने वाली बात होगी। हाँ जी, एस एस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होएगी उसमें पाई बॉन्ड बनेगा। अब हमें ऐसा क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई एस एंड एस ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग देन ऑलवेज गिविंग सिग्मा बॉन्ड वाई। देखिए जी इसका आंसर, बिकॉज इट ऑलवेज ओवरलैपिंग एक्सियली। एक्सियली मतलब ये एक्स एक्सिस पे ओवरलैप करेगा, नोट साइड वाइज, मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा। बिकॉज एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल और वी कैन से स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इसलिए जो है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, या हम इसको बोल सकते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये चीज हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लो एमएससी के हम पेपर दे रहे हैं, तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा आंसर रीड करे। सो जब भी आप एग्जाम देने जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको प्लीज जरूर अंडरलाइन करके आओ, या तो आप अलग पेन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी पेन से अंडरलाइन करो, ताकि टीचर का ध्यान सिर्फ वहीं पे जाए और आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग जब होएगी तो हमें सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा, क्योंकि जो एस है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है और नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है जी, इसमें इसलिए पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हमने H2 का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पे हमने H2 का एग्जाम्पल लिया, तो देखिए H जो है स्फेरिकल फॉर्म में है, 2 H ले लिए क्योंकि H2 है, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ। इसमें क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड नहीं करनी आती तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना भी सिखा दूंगी। बट अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ़िगरेशन तो आती ही आती होगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही पूरी बीवीटी थ्योरी या केमिस्ट्री बेस्ड होती है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे, मान लो इसकी ओवरलैपिंग हो गई, जब ओवरलैपिंग होगी तो H और H में बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आगे जाके जब हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे
तो बॉन्ड ऑर्डर में हमें ये पता लग जाता है। मान लो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, उसमें 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड होएगा मतलब सिग्मा बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो जब भी सिंगल बॉन्ड आए तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अब S और S में एक बॉन्ड बन गया जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सेकंड ओवरलैपिंग हम कराते हैं S और P ऑर्बिटल में। अब देखो S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है और P ऑर्बिटल डम्बल शेप में है, ठीक है जी। S ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है वो प्लस साइन में है, और P ऑर्बिटल का जो इस वाली साइड है वो नोड है, वो हम लेंगे प्लस वाली साइन में। इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब इन दोनों में ओवरलैपिंग, ये देखो मैंने अलग अलग शो करा, ये S ले लिया, ये P ले लिया, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जब ओवरलैप कर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, S और P की ओवरलैपिंग। जो S और P की ओवरलैपिंग है ये भी क्या है, साइड वाइज नहीं है, ये भी क्या है, एक्सियल पे ही है, क्योंकि S क्या है, नॉन डायरेक्शनल या फिर स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो P को भी हम लेके चलेंगे इसकी सेम ओरिएंटेशन पे। अगर P को हम दूसरी साइड वाइज लेके चलेंगे तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो S के साथ ऑर्बिटल बनाएगा वो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। और ठीक है जी, इसलिए इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे 2 तरह की ओवरलैपिंग हमने सीख ली। S और S में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, S और P में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, S में एक्सियल बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे क्या हो गया, S और P में ओवरलैपिंग होगी। एक्सियल ओवरलैपिंग इन दोनों में पढ़ ली। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे इसका ही एग्जांपल लेते हैं S और P का, क्योंकि SS का एग्जांपल हमने H2 लेके चल लिए थे, और यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमन फॉर्मूला से समझा है कि S और P में ओवरलैपिंग हो रही है। अब S और P के लिए ही हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। HX बॉन्ड ले लेते हैं। मान लो कोई भी HX बॉन्ड ले लिया, H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब कोई भी हेलोजन। हेलोजन्स हमें पता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमारे हेलोजन्स हैं, ठीक है जी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन। ये भी आप याद रखना, आपको MCQ में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम H और F की ओवरलैपिंग दिखाएंगे, मतलब S और P की ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s1। फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p5। हमें पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे s में भी 2 ही होंगे। और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 2, 4, 5, 6। P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक केमिस्ट्री है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। और S ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल होता है और P के 3 होते हैं। और अगर 3 होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है जी। P x एक्सिस पे भी होता है, P y एक्सिस पे भी होता है, P z एक्सिस पे भी होता है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग कराई थी, ये P को हम Px लेके चले थे, यहाँ पे हम शो कर देते हैं Px। अगर हम Py लेके चलते, देखिए ऐसे x एक्सिस बनती है, ऐसे y एक्सिस बनती है, ऐसे z एक्सिस बनती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम Px ही लेके चल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब कि एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इसके 3 ऑर्बिटल्स होती है, Px, Py, Pz। तो यहाँ पे कितने हैं इसकी एटॉमिक नंबर के हिसाब से, P में इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो S में 2 फिल कर दिए, दूसरे S में भी 2 फिल कर दिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है जी। इसकी स्पिन हमेशा अपोजिट रहेगी, सेम स्पिन में और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आते, ठीक है जी। अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैपिंग। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, सिर्फ ओवरलैपिंग किस में होएगी, जो सिंगल है इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, एक यहाँ पे सिंगल पड़ा है 1s1 हाइड्रोजन का, यहाँ पे ले लिया हमने हाइड्रोजन। अब यहाँ पे Pz में पड़ा है, देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने 2 ही भरने थे,
यहाँ पे हम सिंगल करके बाकी में भी 2 फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने PZ नहीं PX लेके चलना है। यहाँ पे मैंने Z इसलिए शो कर दिया क्योंकि यहाँ पे P में Z में सिंगल इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है और हमारी ओवरलैपिंग किस में होगी, सिर्फ सिंगल में होगी। तो यहाँ पे PZ नहीं आएगा, हम यहाँ पे PX लिखेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए Z लिखा था, क्योंकि इसमें हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इन दोनों में हम डबल फिल करेंगे। वो हम कैसे भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे हमने PX कर दिया तो इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किन में बना है, 1s और 2px में यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे इसलिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी हमने हेलोजेंस के साथ ही एग्जाम्पल ली है, ये देखिए HF, HL, HBr, HI, ठीक है जी, इसमें ज्यादा एनर्जी किसकी होएगी और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होएगी। मतलब बॉन्ड एनर्जी पे हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेल्स, जितने नंबर ऑफ शेल्स क्लोज होंगे न्यूक्लियस के उतना ही बॉन्ड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा। जब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा कम होएगी और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होएगी। सो HF हैज मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर, क्योंकि HF का क्या है, इसमें साइज सबसे बड़ा साइज किसके, आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, इसके कम क्लोरीन का, इससे कम फ्लोरीन का। अब इन दोनों का साइज भी मैच कर रहा है। जब साइज भी ज्यादा मैच कर रहा है तो इसमें बॉन्डिंग भी ज्यादा होएगी, बॉन्डिंग ज्यादा होएगी तो न्यूक्लियस भी क्लोज होंगे, न्यूक्लियस क्लोज होंगे तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसमें बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होएगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होएगी तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा कम होएगी। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, नीट के एग्जाम में लगा लो, आप जैम का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपका वाइवा चल रहा है, आपके पेपर चल रहे हैं, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नाउ आती है P और P ओवरलैपिंग। आज हमने 3 टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ी है S और S ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग, फिर हमने पढ़ी है P और S और P में ओवरलैपिंग। अब हम पढ़ेंगे P और P की ओवरलैपिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखिए P को हम X एक्सिस पे लेके चलेंगे, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव ओवरलैप कर गया। जब ये ओवरलैपिंग हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, P और P की ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज तीन तरह की बॉन्डिंग पढ़ाई है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सियल बॉन्डिंग में S और S की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, फिर हमने पढ़ी थी S और P की ओवरलैपिंग। नाउ तीसरी है हमारी P और P में ओवरलैपिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसका एग्जाम्पल हम BF3 लेके चलेंगे, कल पढ़ेंगे वो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं P और P की ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल लेके, और आगे एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।